चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। द चैप्टर 1 इज़ द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारे लिए बचपन से जब हम बहुत छोटे थे तब से ये चीज़ बहुत एक क्यूरियस होती है कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो कितना अलग टाइप का, कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। जो एक बहुत वाइड रेंज, बहुत बड़ी रेंज है लिविंग थिंग्स की, वो एक बहुत अमेजिंग थिंग है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert or hot springs, लीव अस स्पीचलेस। अब हम देखते हैं हमारे आसपास एक एक्स्ट्रॉर्डनरी हैबिटेट्स। हम तो एक कॉमन हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कोल्ड माउंटेन्स में, डेसिडियस फॉरेस्ट्स में, ओशियंस में, फ्रेश वाटर लेक में, डेजर्ट्स में, इवन यहाँ तक कि हॉट वाटर स्प्रिंग में भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्या कर देती है, स्पीचलेस। हम तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ अ गैलोप्सिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक और एन अ डीप सेंस ऑफ वंडर। अब ये जो सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, ये हमें एक डीप सेंस प्रोवाइड करता है कि इसका वंडर का, बहुत वंडरफुल चीज़ रहती है, ऐसा लगता है कुछ अलग सा है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। तो जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अलग अलग मेंबर्स की, पॉपुलेशन के अलग अलग मेंबर्स के थ्रू कॉपरेशन है, जो हमारे आसपास कम्युनिटी है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स का अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें एक स्पेसिफिक सेंस प्रोवाइड करती हैं ये जानने के लिए कि एक्चुअल में व्हाट इज़ लाइफ। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन इट। अभी जो क्वेश्चन है अपने अंदर और दो क्वेश्चन छुपा के रखता है। नंबर वन, फर्स्ट वन क्वेश्चन इज टेक्निकल टाइप एंड द सेकेंड वन इज सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एंड अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकेंड इज फिलोसफिकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। तो एक क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट वाला कैसा टेक्निकल टाइप का है कि जो लिविंग हैं वो कैसे अपोज करेंगे नॉन लिविंग को, मतलब क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में। और दूसरा कैसा है, फिलोसफिकल क्वेश्चन है। फिलोसफिकल क्वेश्चन किस टाइप का है, ये हमसे क्वेश्चन करता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लाइफ। अब अगर हम यहाँ पे साइंस की स्टडी करें, बायोलॉजिकल स्टडी करें, तो हम सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, फिजियोलॉजी वाला कि लाइफ का पर्पस क्या, हम ओनली फर्स्ट वन से बात करेंगे व्हाट इज़ लाइफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है व्हाट इज़ लाइफ। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली look for distinctive characteristics exhibited by living organism: growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism। जैसे ही हम ट्राई करते हैं किस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, लिविंग थिंग्स को, तो कन्वेंशनली हमारे अंदर क्या आता है, क्या आंसर जनरेट होता है कि जो लिविंग थिंग है कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंस होना, एबिलिटी, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होना, और जो इस तरीके के जिनमें जो भी फीचर्स रहेंगे हमारे माइंड में तुरंत क्या आएगा, दैट इज़ लिविंग थिंग। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. अब कुछ और भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं फीचर, जस्ट लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी हो गई, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेक्ट करने की एबिलिटी हो गई। तो अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। नंबर वन इज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने आसपास ऑब्ज़र्व करिए कुछ लिविंग थिंग्स को, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को। जैसे आपके आसपास मान लीजिए कोई बुक रखी है, आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है, घर में फर्नीचर है, ये सब नॉन लिविंग है। क्या ये ग्रो करते हैं, क्या अपने साइज़ को बढ़ा सकते हैं? नो। बट आप इमेजिन करिए हम खुद हैं, हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स होंगे, घर में कुछ पेट्स होंगे, बर्ड्स हम देखते हैं, घर में प्लांट्स लगे होंगे। इन सब में क्या होता है, इन सब में ग्रोथ प्रेजेंट होती है। क्या होता है, ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं।
इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्या अपने खुद के मास में इंक्रीज करना और इंडिविजुअल्स के नंबर में इंक्रीज करना, ये दोनों ही कैरेक्टर कायम आएंगे ग्रोथ के कैरेक्टर में। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो किसके थ्रू ग्रो करेगा, सेल डिवीजन के थ्रू। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पॉन। जो प्लांट्स रहेंगे, प्लांट्स में ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू उनकी पूरे लाइफ टाइम तक चलेगी। बट इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। बट जो एनिमल्स रहेंगे उनमें ये ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक ही दिखेगी, उसके बाद ये ग्रोथ शो नहीं होगी। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. बट क्या होता है, कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है, बस किसके लिए, जो लॉस्ट सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, और जो किस तरीके से अगर मान लो कोई इंजरी वगैरह हो गई है तो उसको फुलफिल करने के लिए। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope। और हम इससे बहुत ईजिली, जब अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम इन विट्रो कल्चर मतलब आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम को तैयार करके ये सेल की ग्रोथ को और सेल के नंबर्स को इंक्रीज होना हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय अ माइक्रोस्कोप। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events। तो जो मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स ग्रुप है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अब हम क्या मानते हैं कि जो हमारे बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है उसको भी हम कंसिडर करते हैं एज ग्रोथ। Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth। तो अगर हम मान लें कभी कभी कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सेप्शनली हम देख सकते हैं कि कुछ जो नॉन लिविंग है वो उनका भी बॉडी मास इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। माउंटेन्स वगैरह में जब एक्यूमुलेशन होता है सारी चीज़ों का तो वो भी ग्रो करते हैं। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface। But ये जो टाइप है ग्रोथ का जो नॉन लिविंग थिंग्स शो करते हैं वो सिर्फ किस वजह से होता है, जो मटेरियल है उनकी सरफेस से मटेरियल के एक्यूमुलेट होने की वजह से। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ कहाँ से होती है, उनकी बॉडी के इनसाइड पार्ट से। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डेफिनेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो जो स्पेसिफिक कंडीशन है उनके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जो डेड ऑर्गेनिज्म रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेथ हो जाएगी तब उसकी बॉडी ग्रो नहीं करती। सेकेंड इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस चीज़ का प्रोडक्शन, प्रोजेनी का प्रोडक्शन, किस उनकी बहुत कुछ उनसे मिलता जुलता या कुछ उनसे डिफर। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफ़र टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और अगर हम ज़्यादातर रिफ़र करते हैं रिप्रोडक्शन को तो किस रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल मीन्स ऑल्सो। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो फंगस होता है उसमें क्या होता है, ईजिली वो क्या करता है, अपना इस सेक्शुअल स्पोर्स को प्रोड्यूस करके मिलियंस ऑफ प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर लेता है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में यीस्ट है, हाइड्रा, इनमें बडिंग के थ्रू डेवलपमेंट होता है। इन प्लेन एरिया
फ्लैट वर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। जो प्लेन एरिया एक फ्लैट वर्म होता है उसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन मतलब हम उसकी बॉडी को जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे उसके हर एक जो पार्ट रहेगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये एक तरीके से क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। That is, a fragmented organism regenerate the lost part of the body and becomes a new organism। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करेगा और फिर से एक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation। और कुछ एग्जाम्पल है कुछ फंगस के, कुछ फिलामेंटस एल्गी के, कुछ मॉसेस के, ये सब किसके थ्रू डेवलप होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth। और जब हम किसकी बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जस्ट लाइक बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एल्गी हो गई, अमीबा हो गया, इन सब में जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसका सिनोनिमस होगा, किसका सिमिलर होगा, ग्रोथ का। दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। जिसमें क्या होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल, अब सेल ग्रो कर रही है मतलब एक से दूसरी सेल बन रही है, मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। और हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि जो ग्रोथ होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, नंबर ऑफ सेल्स और जो बॉडी मास है उसके इंक्रीज होने में। Hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction। इसलिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए हम ये चीज़ क्लियरिफाई नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को दोनों अलग अलग टर्म को कहाँ यूज़ करेंगे। Further, there are many organisms which do not reproduce: mules, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टिलाइज ह्यूमन कपल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। म्यूल होता है, म्यूल जिसको हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं, ठीक है, ये डंकी और जो हमारा हॉर्स होता है उसका मिक्स करके बनाया गया एक हाइब्रिड होता है। सेम एज स्टेराइल वर्कर बी, जो हनी बीज का एक होता है वर्कर बीज, वो स्टेराइल होती हैं, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते। और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, वो उनमें भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंडक्ट नहीं होती है। हैंस रिप्रोडक्शन also cannot be an all inclusive defining characteristic of living organism। Of course, no non-living object is capable of reproduction or replicating by itself। इसलिए हम सिर्फ रिप्रोडक्शन की प्रेजेंस को या रिप्रोडक्शन का एब्सेंस होने को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होगी बट लाइफ से रिलेटेड बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो हम उनको नॉन लिविंग डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है, कि जो नॉन लिविंग है उनमें रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंडक्ट नहीं होती है।